हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी कुछ एक दो टॉपिक जो छूट गए थे उसको मैं डिस्कस कर देता हूं। पहला हमारा क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्क क्या होता है। इसमें आर्क इफिशियंसी को और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन और अलोंग द आर्क को दोनों को डिस्कस करूंगा। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन आर्क में हमारा यह बताया गया है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रोड होती है वो हमारी क्या एनोड की है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हमारा कैथोड का है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो दोस्तों वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम देखते हैं कैसा होता है। देखो कैथोड से क्या हुआ, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो एक हमारा कैथोड है, एक हमारा क्या एनोड है, निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। तो जब इसमें हीट जनरेट होती है तो ये वाला हमारा जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा कैथोड कहलाता है, कैथोड का एरिया हो गया। और ये हमारा क्या है, एनोड का होता है। तो ये क्या होता है, जो हमारी आर्क अलोंग द लेंथ होती है पूरी, वो 3 डिवीजन में हो जाती है। एक हमारा कैथोड के लिए वोल्टेज कितना है, फिर हमारा जो मिडिल का पोर्शन होता है जो हीट जनरेट होती है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं प्लाज्मा आर्क कह सकते हैं। और फिर लास्ट का जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं एनोड। तो जो इसका सम होगा, जो हमारा वीसी निकलेगा कैथोड के लिए, प्लाज्मन के लिए और एनोड के लिए, जो सम ऑफ द हमारा पूरा वोल्टेज निकलेगा वही हमारा होता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द आर्क। बस आपको दोस्तों इतना ही लिखना है और ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्क इफिशियंसी के बारे में कि आर्क की इफिशियंसी हम कैसे निकालेंगे। अगर हम देखें आर्क का इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, तो आर्क इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है हीट डेवलप एट द एनोड। एनोड में कितनी हीट डेवलप हो रही है और टोटल हीट डेवलप, और हमारी टोटल हीट कितनी है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता हो जाएगा। तो ये दोनों चीज निकालते हैं हम कि हीट कितनी डेवलप हो रही है एनोड पे और टोटल हीट डेवलप कितनी है VI, ये हमें पता है, ठीक है। हमें कुल मिला के HA की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, देखो जब हमारी हीट जनरेट होगी तो क्या, जब ये हीट जनरेट तो टोटल हीट तो इसमें आएगी नहीं, कुछ इसके पास भी रहेगी, कुछ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के पास रहेगी, कुछ एनोड के पास रहेगी। इस तरह फॉर्मूले का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है। देखो VA एनोड के लिए मैंने निकाला, अभी ये हमारा एनोड के लिए 5 प्लस VA। अभी 5 प्लस VA जस्ट हम इसको क्या Q इक्वल टू क्या होता है VI के टर्म में होता है, इसलिए मैंने VI के टर्म में इसको डिनोट कर लिया, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके कैथोड के लिए। कैथोड के लिए बात किया VI हो गया। जो हमारा फाई है वर्क फंक्शन है TK है। अगर हमारा TK टेम्परेचर पे है तो फाई I लेंगे हम, और अगर हमारा फाई नॉट लिखते हैं तो वर्क फंक्शन है 0 के पे होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जहां हमारा K क्या है वोल्टेज है और T हमारा क्या है टेम्परेचर है। तो जो हमारी फाई हमारा निकल रहा है वर्क फंक्शन है TK पे, वो क्या होगा टोटल होगा हमारा, जो भी हमारा फंक्शन है वर्क फंक्शन काम कर रहा है वो क्या है 0 डिग्री है प्लस 3/2 KT है। कहने का मतलब इसे टोटल हीट के पास नहीं है, कुछ इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रही है, कुछ यहाँ चली जा रही है, कुछ साइड में। तो इसी हिसाब से फॉर्मूला बनाया गया हमारा फाई इक्वल टू 5/3/2 KT, ये भी 1.5 KT कह सकते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा के लिए। प्लाज्मा के लिए क्या होगा, जो टोटल ये प्लाज्मा के पास कितनी हमारी हीट है, वो प्लाज्मा की हीट हो जाएगी QC VP और I, Q इक्वल टू VI के टर्म में प्लाज्मा के लिए हो गया। अब जो टोटल हीट हमारी कैथोड के पास बचेगी यही तो हमें निकालना। अब टोटल हीट कैसे निकलेगी, जो भी हमारा एनोड के पास रहेगा यानी पूरा, और हमारा जो वर्क फंक्शन के लिए होगा, तो वर्क फंक्शन हमारा कितना आया था फाई के लिए 5 प्लस 3/2 KT I इंटू V और I, ठीक है। एनोड के लिए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कैथोड पे कितनी है, क्योंकि हमारा कैथोड क्या आया, कैथोड ये हमारा जो हीट जनरेट कर रहा है माइनस का साइन। तो हम माइनस के लिए कैथोड के लिए तो हमें निकालना है। तो कैथोड के लिए क्या करना है, आपको सीरियसली याद रखना है 3/2 KT I एंड V और A, जो हमारा क्या है एनोड के लिए, ये हमारा फॉर्मूला यहां से निकला है। अब हीट इनपुट टू द एनोड, एनोड को हम कितनी हीट मिल रही है। अब एनोड की बात करते हैं। एनोड को जब हीट मिलेगी तो कुछ सारी हीट तो मिलेगी नहीं, एम के टर्म मिलेगी, कुछ परसेंटेज ऑफ द हीट हमारी। तो जो हमारा एम यहाँ डिनोट कर रहा है परसेंटेज ऑफ द हीट है दोस्तों ये, ठीक है। तो एम हो गया, एम PQ से हमने डिनोट कर लिया इसको, कितनी हीट इसको परसेंटेज कुछ मिल रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा ये निकल आया था कि QA कितना निकल गया एनोड पे। तो हमने हीट इनपुट एट द एनोड निकाल लिया कि कुछ परसेंट इसको हीट और मिल रही है। तो जो परसेंटेज ऑफ हीट है उसे हमने M से डिनोट कर लिया। ये हमें टोटल हमें मिल गया यहाँ से, टोटल हीट VI है। अब HA कितनी होगी, HA हमारा कितना होगा VI, टोटल हीट हमारी कितनी मिलेगी, जो VI हमने फाइंड किया था, और QE इलेक्ट्रोड की पोर्शन में, और 1 माइनस MQ, ये टर्म हमारा आ गया। बस हमें टोटल हीट यहां से मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल हीट में डिवाइड कर देना है, जो भी हमारा फॉर्मूला निकलेगा वो हमारी इफिशियंसी हो जाएगी पूरी हीट की। फिर भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो कुछ टर्म आप याद भी कर सकते हैं। वेल इसका मेथड ये होता है कि हमारी क्या है VC है, VP है और
VA है, इसी का पूरा हमारा जो निकलता है इफिशियंसी, कितनी आर्क हमें डेवलप करनी पड़ रही है और कितनी हमारी हीट डेवलप हो रही है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्दी तीसरा यूनिट भी ला दूंगा। जैसा कि आपको पता है जो यूनिट 2 हमारा था वो बहुत ही लंबा यूनिट था, सारी चीजें एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने जो 1-2 यूनिट का था कुछ पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया था कि वेल्डिंग का क्या है। अब कुछ और भी जो वेल्डिंग बची हुई है उसको मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, कि ताकि आपका जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कोई कुछ पॉइंट छूटे नहीं। जैसे मैंने बताया था TIG वेल्डिंग क्या होती है, MIG वेल्डिंग क्या होती है, ये क्या होती है, टंगस्ट इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, ये मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है। कहने का मतलब जो भी हमारा इलेक्ट्रोड यूज होता है उसमें, इसमें क्या होता है टंगस्टन की कोटिंग होती है, इसमें हमारा क्या होता है वो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के तरीके यूज करते हैं, गैस का हम यूज करते हैं इनर्ट के लिए। ओके, ये नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है। नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, ये जब हमारा यूज होता है तो उसके साथ खत्म नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, ठीक है, इसलिए नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये कंज्यूमर इलेक्ट्रोड क्या होता है, हीटिंग से हमारा कंटिन्यू प्रोसेस होता है, वो कंज्यूम हो जाता है इलेक्ट्रोड उस हीटिंग के साथ, उस एलिमेंट के साथ। TIG वेल्डिंग प्रोसेस नॉट ए फास्टर एज MIG, ये MIG वेल्डिंग से फास्ट नहीं होता है। ओके, और इसमें क्या होता है कि फास्ट कंपेयर टू द TIG फिलर रॉड, फिलर रॉड की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें फिलर रॉड होता है, इसलिए इसका जो प्रोसेस होता है MIG प्रोसेस फास्टर होता है एज कंपेयर टू TIG। अब स्किल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है TIG में और स्किल ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। टार्च में भी वाटर जो कूलिंग के लिए इसमें वाटर के साथ करते हैं, इसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, पेंट्रेशन इसका लो होता है, इसका पेंट्रेशन पॉइंट हाई होता है कि MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है। ये 6 mm की ज्यादा को वेल्डिंग नहीं कर पाता, ठीक है, नो एनी कंडीशन, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, अगर थोड़ा कम ज्यादा भी है तो ये वेल्डिंग आसानी से कर लेगा। फिलर रॉड ऐड होता है, फिलर रॉड लगता है, सेम रन इलेक्ट्रोड ऑफ गैस, इलेक्ट्रोड और गैस की भी सेम रन की हमें करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या होती है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी भी जा सकती है। प्लाज्मा, यहां हम प्लाज्मा का यूज करेंगे किसके लिए, आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। जो आर्क प्रोड्यूस होगी उससे हम क्या करेंगे, मेटल हमारा हीट होगा और वेल्डिंग जनरेट होगी। अब प्लाज्मा में क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हॉट आयोनाइज गैस होता है। वो हॉट आयोनाइज गैस क्या करता है, उससे क्या होते हैं आयन प्रोड्यूस होते हैं, हॉट आयोनाइज गैस है, आयन प्रोड्यूस होंगे। जब आयन प्रोड्यूस हो गए तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक्साइट कर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं, एक्साइटिंग कंडीशन में आते हैं, तो उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जो उनका टेम्परेचर होता है वो 8000 से 25000 तक नियर अबाउट रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, आयन चेंज होंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, एक्साइटेड पोजीशन में आ जाएंगे, कंडीशन में आ जाएंगे, तो उसमें क्या होती है, मेटल पे क्या करते हैं, कंटिन्यू हीट जनरेट करते हैं, जिसके कारण मेटल हमारा हीट हो जाता है और हमें जो भी जॉब को वेल्डिंग करनी होती है वो वेल्डिंग आसानी से हो जाती है। अब बात करते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल और इसका हो गया प्रोसेस। अब देखो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है जो मोस्टली टंगस्टन का बना होता है। ये हमारा दोस्तों क्या है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। अब इसके बीच में क्या करते हैं, जो भी हमारा प्लाज्मा होता है उसको हम क्या करते हैं, इसमें इंटर करते हैं। ये प्लाज्मा हमारा आर्क, हीलियम, नाइट्रोजन या मिक्सिंग गैस का भी बना हो सकता है, वो हम इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें किसका प्लाज्मा यूज करना है। ये क्या है, प्लाज्मा इसके अंदर आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्या करती है, ये हमारी नोजल होती है जो इसको पॉइंट आउट करती है, इसका डायरेक्शन बताती है कि इसको कितनी वेलोसिटी चाहिए, तो वो वेलोसिटी डिसाइड करती है। इसमें हम क्या करते हैं, सील्डिंग गैस का यूज करते हैं। सील्डिंग गैस क्या है कि जो एटमॉस्फेयर से इसको सेफ रखती है, जो भी एटमॉस्फेरिक रिएक्शन ना हो, वेल्डिंग में स्लैग ना हो, वेल्डिंग ज्वाइंट हमारी कमजोर ना पड़े, इसलिए इसमें सील्डिंग गैस का यूज करते हैं। और सील्डिंग गैस हो गई, फिर फ्लक्स है, इनर्ट गैस भी हम क्या कर सकते हैं इसमें यूज करते हैं एज ए सील्डिंग गैस में। इसमें हम डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। डीसी से क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें इसकी जो स्टेबिलिटी, उसकी पेंट्रेशन पावर होती है, उसको हम क्या कांस्टेंट करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं डीसी का यूज करते हैं, तो हमारा कंटिन्यू जो हमारा फ्लो है वो बना रहता है। ओके, ये हो गया प्रिंसिपल और कैसे वर्क करती है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ओके, इसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है नॉन ट्रांसफर आर्क, एक होता है ट्रांसफर आर्क। अब ये नॉन ट्रांसफर आर्क क्या होती है, ट्रांसफर आर्क क्या होती है, देखो यहां से जब ये आर्क प्रोड्यूस होता है कंटिन्यू, ये तो इलेक्ट्रोड और कॉपर नोजल के बीच, ये हमारा कॉपर नोजल है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, जो इसके बीच में हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारा जनरेट करता है, यहां तक पहुंचा नहीं है, ये क्या स्टार्टिंग पोजीशन है, ये आयनाइज होता है। इस कंडीशन की जो हमारी होती है वो उससे हम कहते हैं नॉन ट्रांसफर आर्क। नॉन ट्रांसफर आर्क का मतलब होता है
वह जो इलेक्ट्रोड से हमारी जनरेट हो रही है, आर्क जनरेट हो रही है, वह इलेक्ट्रोड और ये कॉपर के बीच में ही रहती है यहाँ, ठीक है, नोजल के बीच में ही रहती है। और इसकी एनर्जी भी लेस होगी, डेंसिटी भी क्या होती है, लेस होती है, क्योंकि अभी ये यहाँ तक नहीं आ पाता कि जो वेल्डिंग कर सके, ठीक है। इसको हम पायलट आर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी इनिशियल पोजीशन पे है, ठीक है। जब ये ट्रांसफर आर्क बनती है, अब ट्रांसफर आर्क की बात करते हैं तो हो गया नॉन ट्रांसफर आर्क। अब ये ट्रांसफर आर्क में क्या होता है, ये जो आर्क होती है, इस जो डिस्टेंस है हमारी, जो इलेक्ट्रोड है और वर्क पीस है, जो इनका पूरे का डिस्टेंस होता है, वो हमारा नॉन ट्रांसफर आर्क होता है। पायलट आर्क जनरेट हुई, एनर्जी बढ़ा, हाई एनर्जी बढ़ा, एनर्जी डेंसिटी बढ़ा, प्लाज्मा आर्क जेट वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसके कारण क्या करता है, जॉब पे स्ट्राइक करता है, वो ट्रांसफर आर्क और पायलट आर्क हमारी इसमें भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से जो भी हमारी बनेगी उसे हम कहते हैं ट्रांसफर आर्क। दोस्तों जैसा मैं बता रहा हूं वो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, बस मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, स्टेबिलिटी आर्क यूनिफॉर्मली पेंट्रेशन होती है। इसमें क्या है, जो भी हमारा पेंट्रेशन पावर होता है वो पूरी यूनिफॉर्मली जॉब पे इक्वल होता है, जॉब भी सेफ, जॉब ज्वाइंट हमारा क्या होता है, सेफली बनता है, और 6 मीटर थिक की पेंट्रेशन पावर को आसानी से वेल्डिंग कर सकती है। वेल्डिंग क्वालिटी क्या होती है, इसकी अच्छी होती है, रेडियोग्राफिक क्वालिटी, और इसकी जो क्वालिटी रेडियोग्राफी से भी हम चेक करें तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है। डिसएडवांटेज की बात करें, अब देखो डिसएडवांटेज में आप पहले समझ सकते हैं कि क्या इसमें प्लाज्मा आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, इफिशियंट हमारा इतना नहीं होगा, हमें हार्मफुल भी हो सकता है, इंफ्रारेड हमारी जनरेट होगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जनरेट होगा। इसमें क्या होता है, नॉइज भी प्रोड्यूस होता है। अभी दोस्तों मेरे पास एग्जांपल नहीं है, वरना मैं दिखा देता कि नॉइज कैसे प्रोड्यूस होती है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स भी होते हैं इसमें, थिकनेस अप टू इतना, अगर इससे ज्यादा थिकनेस का भी मटेरियल है तो फिर हम क्या करते हैं, ज्वाइंट भी नहीं कर पाते हैं। इनर्ट गैस कंजम्पशन हाई, इनर्ट गैस हमारी क्या होती है, कंटिन्यूस फ्लो होती है, तो हम क्या इनर्ट गैस की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब एप्लीकेशन हम कहाँ यूज करते हैं इसको, ट्यूबवेल हो गया एप्लीकेशन में, एरियोस्कोप हो गया, न्यूक्लियर सबमरीन हो गया, पाइप सिस्टम हो गया। एप्लीकेशन दोस्तों आप एक दो कुछ याद कर लीजिए, सब में ऐड कर सकते हैं, नियर अबाउट सेम ही होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग हमारी क्या होती है। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग को हम गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग की तरीके यूज करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा आर्क वेल्डिंग तो सेम पढ़ लें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा आर्क प्रोड्यूस होता है वो कंटिन्यू प्रोड्यूस होता है, और थिन मटेरियल के लिए हम जनरली इसको यूज करते हैं। जो भी हमारा वर्टिकल पोजीशन है, ऐसे अगर हमें ज्वाइंट करनी है तो इलेक्ट्रो गैस का ही वेल्डिंग का मोस्टली यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड हमारा जो होता है वो कॉटन प्लस मोल्टन मेटल क्या होता है, कंटिन्यू प्रोड्यूस होता है, एक वर्टिकल पोजीशन पे हमारी वेल्डिंग की जाती है। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सॉलिड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, एक होता है फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। सॉलिड इलेक्ट्रोड में मतलब इलेक्ट्रोड की कंडीशन को बता रहा है यहाँ पे, और जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो फ्लक्स की कोर में लगा होता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है। एक हमारा ये होता है फिक्स कॉपर का बना होता है। कॉपर का हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इजिली डिस्किस की डिजरेबल प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, फिर मिक्सिंग का भी हम यूज करते हैं। ये हमारा एक फिक्स शू होता है, एक हमारा होता है मूवेबल शू होता है। मैं तक कहेगा इनसे मूव भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी वेल्डिंग गन होती है। ये हमारा क्या करता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रोड होता है यहाँ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, वो कंटिन्यू क्या करता है, कंज्यूम होता रहता है। वैसे मैंने बताया कि कंज्यूमर इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। जो इसकी कोटिंग होती है वो कोटिंग भी होती है, और बेस का भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये हमारा ऑक्सीलेटर, ये क्या करता है, पॉइंट आउट करता है कंटिन्यू, और इसमें क्या करता है, एक आर्क प्रोड्यूस हो जाती है धीरे धीरे यहाँ, और वेल्डिंग धीरे धीरे इसमें बढ़ती जाती है। वाटर कूलिंग का भी हम यूज करते हैं। वेल्डिंग गन जो भी हमारे गैसेस हैं इसको शील्डिंग के लिए वो भी हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, वेल्ड इज विजिबल, वेल्ड हमारा आसानी से दिखता रहता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग बेटर बना सकते हैं। वेल्डिंग इम्पैक्ट बेटर, वेल्डिंग का इम्पैक्ट अच्छा होता है। नो हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर, कोई हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि हमारी गैस वेल्डिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है आयोनाइज होता है, और हमारा मेटल हीट हो जाता है, और वेल्डिंग इजिली हो जाती है। वेल्डिंग डन वन पास, एक ही के द्वारा हमने पास किया, फिर क्या होगी, वेल्डिंग बढ़ गई, फिर हुआ, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, इससे ज्यादा एबव की हम थिकनेस को नहीं वेल्डिंग कर सकते। नॉट प्रोड्यूस मच क्लीन, क्लीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसमें। बेटर ज्वाइंट एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोस्लैग, ये हमारी और क्या होती है, पोरोसिटी भी इसमें जनरेट होती है। अगर थिक प्लेट है, ये वर्टिकल पोजीशन पे है, ये हमारे जितने भी हैं इसमें हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। शिप है, लार्ज है, टैंक प्रेशर हो गया, ये वैसल इसमें हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग की, ये आर्क वेल्डिंग की तरीके होता है, बट कॉम्बिनेशन होता है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का।
कैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कॉम्बिनेशन होता है, जब इसमें आर्क प्रोड्यूस होता है, हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस यानी फ्लक्स जब लगता है इसमें आर्क प्रोड्यूस होता है, तो हमारा जो स्लैग होता है वो कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती रहती है, जिससे हमारा जो रेजिस्टेंस वो कंटिन्यू हीट प्रोड्यूस करता है और हमारा मेटल कंटिन्यू हीट होता रहता है, जिससे हमें वेल्डिंग मिलती है। यानी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग एक कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं आर्क वेल्डिंग का और रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। आर्क वेल्डिंग आपने जैसे पढ़ा है वैसा सेम प्रोसेस होता है, बट रेजिस्टेंस भी इसमें ऐड हो जाता है कि H = I² RT हमारी कंटिन्यू हीट को वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू पास होती है। ये हमारे बेस मेटल होते हैं, बेस मेटल है, ये हमारी फ्लक्स है, ये गन है, ठीक है, ये हमारा फिलर मटेरियल है, ये हमारा क्या बेस है। ठीक है, अब क्या होता है जब इसमें वेल्डिंग करते हैं तो कंटिन्यू हमारा ये दिख रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये स्टार्टिंग पीस है लगा हुआ है, ये वेल्डिंग धीरे 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 ना ऐसे बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे इस तरह की हमारी वेल्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और ये वेल्डिंग हमारी क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। इलेक्ट्रो स्लैग का हम यूज करते हैं, फ्लक्स सिस्टम, फ्लक्स है हमारा स्लैग यूज होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू पास होती है, जिसमें रेजिस्टेंस जनरेट होता है और हमारी हीट प्रोड्यूस होती रहती है। एडवांटेज क्या है, ज्वाइंट प्रिपरेशन इज क्वाइट स्मॉल, हाई थिकनेस होती है, प्लेट कवर्ड हो सकती है और हाई डिपोजिशन रेट होता है इसका। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ओनली वर्टिकल पोजीशन। हाँ, एक चीज इसमें जो वेल्डिंग होती है वो वर्टिकल पोजीशन के लिए वेल्डिंग का हम यूज करते हैं। ग्रेन साइज बिग, जो इसके स्लैग होते हैं, जो हमारी ग्रेन साइज होता है उसका बिग पोजीशन होती है। कॉम्प्लेक्स शेप नॉट वेल्डेड, कॉम्प्लेक्स शेप की वेल्डिंग नहीं हो सकती। मोर चेंज ऑफ हार्ड क्रैकिंग, इसमें क्रैकिंग के भी मोस्टली चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारी वेल्डिंग है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है एज ए ट्रांसफार्मर हमारा कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे ट्रांसफार्मर में, स्टेप 1 स्टेप 2 डाउन के तरीके हमारा यूज होता है, तो हमारा जो वेल्डिंग में यूज होता है वो स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन का वर्क मतलब क्या होता है, वोल्टेज को घटाएगा और करंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इसमें हीट कैसे जनरेट होती है, फिलर रॉड हुआ हमारा H = I² RT, हमने हीट दिया, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ा, हीट प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें जनरेट होता है इसे, ठीक है, ट्रांसफार्मर के तरीके वर्क करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तुम्हारा हीट इसमें क्या होता है, कंटिन्यू प्रोड्यूस होता है। जब हीट इसमें प्रोड्यूस होता है तो ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस हुआ इसमें, ये क्या करता है, इसको प्रेशराइज करता है। ठीक है, एक तरीके की हमारी प्रेशर वेल्डिंग का भी एग्जांपल है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, मटेरियल प्रेशराइज होता है। एक हमारी इसमें जो इलेक्ट्रोड होती है, एक हमारी फिक्स इलेक्ट्रोड होती है, ये हमारी फिक्स इलेक्ट्रोड है, ये हमारी क्या है, मूवेबल इलेक्ट्रोड है। ये फिर कॉपर का इलेक्ट्रोड मोस्टली हम यूज करते हैं। ये क्या करता है, इसको प्रेशराइज करता है कंटिन्यू, और जो भी मेटल को हमें जोड़ना होता है वो इजिली जुड़ जाता है। यानी इसका जो प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा हीट जनरेट करेगा और इसमें कोई कोई फिलर रॉड की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये होते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसके टाइप ऑलरेडी मैंने टाइप में बताया, स्पॉट वेल्डिंग हो गया, सीम वेल्डिंग क्या है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रिकॉशन वेल्डिंग एंड फ्लैश बट वेल्डिंग। आप याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है। एडवांटेज क्या है, नो फिलर रॉड, जैसे बताया कि फिलर रॉड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हाई रेट प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है इससे। सेमी स्किल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। नो एज प्रिपरेशन, हाँ इसमें एज प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम करते हैं ना, एज प्रिपरेशन की हमें जरूरत पड़ती थी वेल्डिंग करने के लिए, इसमें कोई भी एज प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स शेप एंड द बिगर जॉब नॉट वेल्डेड, बहुत ज्यादा बिग जॉब है, कॉम्प्लेक्स शेप की जॉब नहीं जोड़ पाते हम इसमें। ज्वाइंट नॉट मच स्ट्रॉन्ग, ज्वाइंट हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इनिशियल कॉस्ट हमारी क्या हो जाती है, इसकी हाई आ जाती है। सीट की ज्वाइनिंग के लिए मोस्टली यूज करते हैं, ट्यूब हो गया, फ्यूल टैंक हो गया, ETC। इसी हम बात करते हैं स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, एक हम स्पॉट को जनरेट करते हैं। सपोज ये हमारा क्या एक तरीके से स्पॉट है जिसे हम कहते हैं नगेट। ठीक है, सेम प्रिंसिपल चलेगा जैसा कि हमारा अभी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में चला था, बट इसमें क्या होता है, स्पॉट वेल्डिंग में मोस्टली हम लैप ज्वाइंट के लिए ही यूज करते हैं। सेम है, ट्रांसफार्मर में AC सोर्स से हम इसे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। AC सोर्स से हम इसे कनेक्ट करने का क्या मतलब है, DC से भी कर सकते हैं, नहीं हमें यहाँ कांस्टेंट करंट नहीं चाहिए, हमें यहाँ मैक्सिमम करंट इस टाइप में चाहिए। जब मैक्सिमम जाए तो हमसे क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। जब ये कंटिन्यू प्रेशर जनरेट करता है कि यहाँ होल टाइप में फॉर्म हो जाता है, उसको कहते हैं नगेट। ठीक है, ये फिक्स है, ये हमारा क्या है, मूवेबल इलेक्ट्रोड है। कंटिन्यू क्या करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा, नगेट फॉर्म करेगा और हमारी वेल्डिंग क्या हो जाएगी, इजिली स्ट्रांग हो जाएगी। और ये करंट हमारा क्या है, ऐसे प्रोसेस में फ्लो करता है अप एंड डाउन, इसको क्या करता है, कंटिन्यू स्ट्राइक कर देता है। ये हमारी होती है स्पॉट वेल्डिंग, जो होती है लैप ज्वाइंट के लिए यूज। जैसा कि दोस्तों पता है कि आप सीम वेल्डिंग का क्या है, सीम वेल्डिंग का हमारा पार्ट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। प्रिंसिपल सारा हमारा वही लगता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही, जो H = I² RT का ही हम इसमें यूज करते हैं। बट इसमें क्या करता है, जो भी हमें वेल्डिंग करनी होती है उसमें हम रोलर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड जैसे हम यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रोड इसमें एज हमारा रोलर होता है और वो क्या करता है, कंटिन्यू जो डिस्क पे रोटेट करता है जिसमें हमें वेल्डिंग करनी होती है। सपोज दैट ये हमारे ऐसे हैं,
ये हमारा क्या एक स्पॉट टाइम बना हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं कंटिन्यूस को क्या करते हैं रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। जब रोटेट करेंगे तो इसमें क्या होता है कंटिन्यूस हमारी वेल्डिंग अच्छी हो जाती है। जैसे हम क्या करते हैं वहाँ पिन आउट था, एक पॉइंट में हमें जोड़ना है, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक वेल्डिंग करनी है, तो कंटिन्यू क्या करेगा रोलर उस वर्क पीस पे रोटेट करता रहता है और फीड मैकेनिज्म ऑटोमेटिक वर्क करती रहती है, रोलर भी हमारा वर्क करता रहता है। इसका रोलर का जो डायमीटर है वो हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, डायमीटर 40 to 30 mm होता है, और जो इसमें करंट हमारी प्रोड्यूस करते हैं वो 2000 से 5000 तक एम्पियर तक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से सिर्फ इसमें यही अंतर होता है कि हमारे रोलर का इलेक्ट्रोड के जो हमारा होता है वो एज ए रोलर यूज करते हैं। तो ये हमारा होता है सीम वेल्डिंग। अब हम बात करें फ्लैश बट वेल्डिंग की। फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है कि जो भी हम ज्वाइंट करते हैं वो सेम एज ए प्रिंसिपल वर्क करता है, बट इसमें क्या है इसका अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जो यूज ओनली द मोस्टली बट वेल्डिंग, जैसे वहां लैप वेल्डिंग का यूज करते थे, यहाँ मोस्टली जो है यूज करेंगे इन टू इंड इसकी ज्वाइनिंग होती है। सपोज दैट ये हमारा है फिक्स क्लैंप है, एक हमारा क्या है मोबाइल क्लैंप है। ये मोबाइल क्लैंप क्या करता है बार बार इसको स्ट्राइक करता है इसमें, और जब ये कंटिन्यू टच होगा इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, आयोनाइज हो जाएगा और इसमें क्या होगा वेल्डिंग प्रोड्यूस कर देगा। इस तरीके से हमारी जो वेल्डिंग होती है वो होती है फ्लैश बट वेल्डिंग। ओके, ट्रांसफार्मर सारा प्रिंसिपल है, बट इसका इंड टू इंड ज्वाइंट होता है, क्योंकि यह मोस्टली यूज होता है किसके लिए बट वेल्डिंग के लिए। ओके, अब बात करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग के लिए। प्रोजेक्शन वेल्डिंग का हमारा सेम प्रिंसिपल वही है, बट जो इसका स्ट्रक्चर है वो हमारा प्रोजेक्शन टाइप में बनाया जाता है। सपोज दैट हमें इस तरीके वेल्डिंग करनी है, यहाँ इस तरीके से एक साथ कई जगह वेल्डिंग करनी है, तो क्या इसको स्ट्रक्चर भी हम इस तरीके से बनाते हैं, और ये क्या करता है इसको प्रेशराइज करता है, कंटिन्यू प्रोजेक्ट करता है, और हमारा जो जिस तरीके की हमारी वेल्डिंग होती है वो हमें मिल जाती है। सपोज दैट ये हमारा वर्क पीस है, इस तरीके से ऐसे इस वेल्डिंग को हमें करना है तो हमें क्या प्रोजेक्शन टाइप वेल्डिंग का ही यूज करना पड़ेगा, और सारा प्रिंसिपल हमारा वही है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेजिंग। ब्रेजिंग भी हमारी एक तरीके के वेल्डिंग का ही प्रोसेस होता है, बट इसमें क्या होता है कि या फिर हमारा सिमिलर मेटल हो या डिसिमिलर मेटल हो, दोनों पीस को हम क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। जो भी हमारा रॉड यूज करते हैं इसमें नॉन फेरस है, फिलर रॉड मेटल का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो भी हमारा इसकी मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, टेम्परेचर रहेगा वो 427 से एबव, ठीक है एबव। बट अगर हमारा बिलो भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल भी द ब्रेज भी ऑलरेडी हम अगर कम भी है तो हम क्या सकते हैं उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमें टेम्परेचर याद रखना है 427 टू सिमिलरली आर डिसिमिलर मेटल पीस को भी ये कर सकता है जोड़ सकता है टुगेदर बाय हीटिंग द सरफेस एंड यूजिंग ए नॉन फेरस मेटल हैविंग ए मेटल पॉइंट। ओके, ये हो गया ब्रेजिंग। अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। पहला आता हमारा वैक्यूम ब्रेजिंग। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, वैक्यूम ब्रेजिंग में क्या करेंगे हम वैक्यूम को जनरेट करेंगे उसकी ब्रेजिंग करने के लिए। ओके, जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है, क्या करते हैं वैक्यूम को क्रिएट करते हैं, इसे ऑलरेडी हम फर्नेस ब्रेजिंग भी कहते हैं। क्या करते हैं वैक्यूम को क्रिएट करिए, ये हमारा क्या होता है एक हमारा इसमें थर्मोकपल लगा होता है, और एक हमारा होता है जो वैक्यूम को क्या करता है कंट्रोल करता है, उसको मेजर करता है। ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है, सपोर्ट है। इसमें क्या हुआ जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंसुलेटिंग वाल होती है पूरी तरीके से ढकी होती है। ठीक है, ये हमारी हीटिंग एलिमेंट है, जिस मेटल को हमें ज्वाइंट करना होता है, हैवी वाल को ज्वाइन करना है, फिक्सर के कारण लगा हुआ है, दोनों क्या करता है इसमें फर्नेस को हीट जनरेट कर देता है। इसमें इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि मेटल हमारा इस तरह से जी का फिक्सर होता है वो कंटिन्यू क्या करता है मेटल को जोड़ देता है। ठीक है, वैक्यूम जनरेट करने का मतलब हमारा क्या है, जब हमारा वैक्यूम जनरेट होगा तो इसमें जितनी भी इन्वायरमेंट की गैसें होंगी वो इसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएंगी और ऑक्सीडेशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी और हमारा डिफेक्टिव मटेरियल नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारा ज्वाइंट बहुत ही बेटर बनता है। इसमें फिलर मटेरियल के तौर पर क्रोमियम है या मैग्नीज का मिक्सर का यूज भी हम करते हैं। ठीक है, ये एज ए फर्नेस वेल्डिंग भी होती है, क्योंकि जो काम इसका सारा होता है कि इसका फर्नेस के अंदर हो रहा है। इसका टेम्परेचर नियर अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस हम दोस्तों रखते हैं वैक्यूम ब्रेजिंग में। इसी पॉइंट में मैं डिस्कस करता हूं टार्च ब्रेजिंग के बारे में। टार्च ब्रेजिंग को आपने ऑलरेडी देखा होगा, ये भी एक क्या है गैस वेल्डिंग हमारी टार्च होती है, जिसमें हम क्या होता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन का गैस का मिक्सचर देखा ना आपने, वो गैस वेल्डिंग ऐसे लगाते हैं ना, वेल्डिंग करते हैं, वही हमारी एक तरीके की हमारी क्या होती है टार्च वेल्डिंग जिसे कहते हैं, वो हमारी गैस वेल्डिंग ही है, जिसमें हम क्या करते हैं गैस का यूज करते हैं। सपोज दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बना उसको हम ज्वाइंट करना है, हमने फिलर रॉड का यूज किया, और ये हमारी क्या टार्च है जो कंटिन्यू क्या करता है इसको हीट करती है, हीट करने के बाद आयोनाइज हो जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं एसिटिलीन का या फिर ऑक्सीजन गैस का भी यूज करते हैं, फिलर रॉड का भी यूज कर सकते हैं, फ्लक्स का भी यूज कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू अपने यूज करते हैं, बट प्रोसेस हमारा एज ए टॉर्च वेल्डिंग के तरीके यूज होता है। अगर इसके एडवांटेज की बात करें, डिसेंबली मेटल एंड थिन सेक्शन हमारा क्या हो सकता है इजिली ज्वाइंट कर सकते हैं। कॉस्ट एंड वुड मटेरियल कैन बी द ज्वाइंट हो सकता है हमारा, स्ट्रेस फ्री कंडीशन में हमारा होती है इसमें ज्वाइंट जो होता है हमारा। ठीक है,
स्ट्रेस फ्री कंडीशन में क्यों होती है? क्योंकि हम कोई भी फोर्स नहीं लगाते एक्स्ट्रा, ना भी कुछ करते, सीधे हमने ऑब्जेक्ट रखा, लगाया टार्च, जुड़ गया, या फिर वैक्यूम क्रिएट किया उसके द्वारा जुड़ गया। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है? ज्वाइंट आर नॉट सक्सेसफुली एट द एलिवेटेड टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है, सपोज मैंने बताया कि 1100 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायर होती है, अगर ये टेम्परेचर वेरी नहीं कर पाता उसके अकॉर्डिंग, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो भी हमारा क्या होता है? वेल्डिंग अच्छी नहीं हो पाती। कलर जो फिलर मटेरियल होता है नॉट में भी मैच होता है। ठीक है, इसमें कोई भी स्किल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, सॉरी स्किल ऑपरेटर की जरूरत इसमें पड़ती है, क्योंकि जो भी इसका प्रोसेस एज ए केमिकली वर्क करता है। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के। पार्ट ऑफ द बाईसाइकिल हम जोड़ने जाते हैं, देखा होगा रिम वगैरह, क्या गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं, इसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन की गैस को भरा जाता है। एग्जॉस्ट पाइप इन नो मोटर इंजन एंड पाइप ज्वाइंट में यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम सोल्डरिंग की। सोल्डरिंग मतलब सोनार। सोल्डरिंग इज डिफाइंड एज ए मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस। एक प्रोसेस है वेयर द कोलेस्ट्रेस इज प्रोड्यूस, जो हमारा कोलेस्ट्रेस प्रोड्यूस होता है बाय द हीटिंग सरफेस टू बी द ज्वाइंट टू ए सुटेबल टेम्परेचर। हम सुटेबल टेम्परेचर लेते हैं जिसमें क्या कर सकते हैं? हीट को प्रोड्यूस करते हैं एंड मेल्टिंग द फिलर मेटल। जिस टेम्परेचर पे हमारा फिलर मेटल क्या है? मेल्ट होने लगे, विच इज फिजिबल एलॉय कार्ड सोल्डर। जो फिजिबल एलॉय हमारा कहलाएगा वो हमारा सोल्डर होता है, एंड हुज मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो 4 to 7 डिग्री सेल्सियस। बताया तो वहां क्या था? हमारा ब्रेजिंग में क्या था? ज्यादा था, बट सोल्डरिंग में क्या है? टेम्परेचर 4 to 7 से कम है। ये सब सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, जो बता रहा हूं। अगर आपको डिफरेंट लिखने के लिए आएगा तो वो चीज आपको ऑलरेडी लिख पाएंगे कि टेम्परेचर कितना होता है, क्या एडवांटेज है उसके, क्या डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें। इसमें हमारा टॉर्च सोल्डरिंग मेथड आता है, डिप बैच मेथड आता है, और वेव सोल्डरिंग मेथड आता है। आप डिस्कस कर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इजी है, कोई बनी है। टॉर्च सोल्डरिंग मेथड में क्या था? हम टॉर्च का यूज करते हैं। उसमें डिप बैच मेथड में क्या करते हैं? हम जो मटेरियल भी हमें ज्वाइंट करना होता है, डिपिंग मेथड से, डिपिंग मतलब डिप करते हैं उस सोल्यूशन के अंदर, हमारा वेल्डिंग हो जाती है। तो इस तरीके से हैं सारी चीजें। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हमारी इसकी लो होती है, चीपनेस एंड सिंप्लिसिटी इक्विपमेंट हमारा यूज होता है, और पेरेंट मेटल नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द लो टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर लो रहेगा तो पेरेंट मेटल हमारा जो होता है जिसमें हमें वेल्डिंग करनी है तो वो अफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? कनेक्शन वायरलेस जो टीवी सेट के हैं वो सारे इसी तरीके हमारा यूज होते हैं। किसमें? सोल्डरिंग में। ब्रेन वाटर गिल्टर पाइप हो गया हमारा, कॉपर ट्यूब हो गई, ठीक है, गैस है, एयर यूज इन इंजन, ये सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। अब बात करते हैं हम, अब हमारा आता है एक ब्रेज वेल्डिंग। ब्रेज वेल्डिंग ये एज ए सबकी तरीके वेल्डिंग है, बट इसके प्रोसेस क्या होता है? ब्रेज वेल्डिंग इज ए मेथड हमारा होता है वेल्डिंग का, जिसमें क्या होता है कि ग्रूव, फिलेट, प्लग, स्लॉट वेल्ड इज मेड यूजिंग ए नॉन फेरस फिलर। ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? जो भी मतलब ग्रूव है, फिलेट है, प्लग है, या फिर स्पॉट नॉन फेरस मेटल का भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट बिलो बेस मेटल बट एबव 4 to 7 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिलर मेटल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारा फिलर मटेरियल होता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड भी हमारा इसमें नहीं होता है। बस इतना ही पॉइंट आपको इसमें दिया हुआ है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एडवांटेज, लो फ्यूल कंजम्पशन इसमें होता है, हायर वेल्डिंग स्पीड होती है इसकी, डिसिमिलरली मेटल ज्वाइंट होते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेस इसमें कोई भी जनरेट नहीं होता, ज्वाइंट विद गुड स्ट्रेंथ, ज्वाइंट हमारा क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? अबाउट 260 नॉट बी ज्वाइंट सेटिस्फैक्टरी। ओके, अगर इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो इजिली हमारा ज्वाइंट अच्छा नहीं हो पाएगा। ज्वाइंट आर सब्जेक्टेड टू द गैल्वेनिक क्रोजन। अगर हमारा ज्वाइंट जो होता है ना वो उसमें क्रोजन भी लग जाते हैं जो गैल्वेनिक क्रोजन के अंतर्गत आते हैं। कलर नॉट मैच टू बेस मेटल, कलर अकॉर्डिंग टू बेस मेटल हमारा मैच नहीं करता। इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारा नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेजर बीम वेल्डिंग आपके एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं लेजर बीम वेल्डिंग के बारे में। अगर इसका नाम देखें, एक एक नाम को अगर हम डिफरेंशिएट भी कर दें तो पता चल जाएगा कि लेजर बीम वेल्डिंग का एक्चुअल में वर्क होता क्या है। देखो, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। कहने का मतलब इसमें लाइट आएगी, जो लाइट आएगी वो एम्प्लीफिकेशन होगा, उसका स्टिमुलेटेड होगी, फिर हमारा इमिशन होगा, रेडिएशन जो जनरेट करेगा उसके द्वारा हम क्या करेंगे? वेल्डिंग को करेंगे। कैसे देखते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी हम लाइट का यूज करते हैं, जो हमारी लाइट आती है, जो हमारी बीम आती है, वो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। इससे क्या होता है, जब हमारे इसमें लाइट आएगी तो हमारा जो रूबी क्रिस्टल होता है, जिनान ट्यूब होता है, उस लाइट को, उस बीम को क्या करेगा? एक्साइट कर देता है, वेलोसिटी को बढ़ा देता है, उसकी पेनिट्रेशन पावर को भी थोड़ा हाई कर देता है, जिससे क्या होता है फिर ये फोकसिंग लेंस पे आती है। फोकसिंग लेंस का मतलब क्या है? फोकसिंग लेंस पे आते ही
उसका पॉइंट क्या होता है, डिसाइड हो जाता है, हम उस पॉइंट पे लाते हैं जहां हमें वेल्डिंग करनी होती है। देखो जैसे आपने देखा होगा धूप में क्या करते हैं, जब हम कोई लेंस लगाते हैं उसको एक पॉइंट आउट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो कागज क्या होता है उस पॉइंट पे जलने लगता है। ऐसे ही सेम इसका प्रिंसिपल होता है कि क्या होता है, लेजर बीम वेल्डिंग इज परफॉर्म बाय फोकसिंग कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इमिटेड बाय द लेजर सोर्स। एक हमारा क्या बताया, लेजर सोर्स होता है, ये हमारा एक तरीके से लेजर सोर्स है, ठीक है। आउट द मेटल पार्ट विच बी वेल्डेड सरफेस हीटिंग एंड थर्मल कंडीशन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू आएंगे, इसमें फोकस जनरेट होगा, एक्साइटिंग पोजीशन इसकी बढ़ जाती है और क्या हो जाती है, मटेरियल हमारा हीट होने लगता है जिससे हमारी वेल्डिंग हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं इसमें दो लेजर के हम यूज करते हैं। हमारी रूबी लेजर होती है, हमारी गैस लेजर होती है। रूबी लेजर में हमारे रूबी क्रिस्टल का ट्यूब पूरा बनाना होता है और ये हमारी एक जेनॉन ट्यूब होती है जो हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने में। ठीक है, आपको समझ में आ गया इसका प्रिंसिपल कैसा होता है। अब बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। लो टोटल थर्मेशन इनपुट बहुत ही हमें कम लगाना पड़ता है। नो वेपराइजेशन ऑफ मेटल का कोई वेपराइजेशन नहीं होता और वेल्डिंग हमारी बिल्कुल एक्यूरेट होती है। हीट जोन इफेक्टेड इज वेरी नैरो, जो हमारा हीट इफेक्टेड जोन होता है बहुत ही नैरो होता है। ये इसके एडवांटेज हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, इनिशियल कॉस्ट हाई होती है इसकी, ऑप्टिकल सरफेस डैमेज हो सकती है, हमारे जो ऑप्टिकल सरफेस हैं ये डैमेज भी हो सकते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत हाई आती है और हमें स्किल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। बात करें इसके एप्लीकेशन के बारे में, इसको हम कटिंग के लिए भी यूज करते हैं और वेल्डिंग के लिए भी यूज करते हैं। वेल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट कंपोनेंट पे यूज करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट है जहां, वहां भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन का कैसे यूज करेंगे, एज ए बीम यूज करेंगे जो हमारा वेल्डिंग में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब देखो कैसा इसका फिगर है, कैसा इसका प्रोसेस होता है। अब देखो ये हमारा क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट है, इलेक्ट्रॉन इमीटर है, जो हमारा क्या होगा एसी से कनेक्ट होगा। ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। फिर क्या होगा, तो ये हमारा कैथोड ट्यूब होती है, एक हमारी एनोड ट्यूब होती है। कैथोड और एनोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या से इमिट हो रहे हैं, जब इमिट हो रहे हैं तो कैथोड है, एक एनोड है, ये क्या कंटिन्यू इसके पास स्ट्राइक करेगा ना एनोड के पास, क्योंकि ये हमारा क्या एक माइनस चार्ज है, एक हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज है। जब ये कंटिन्यू इसके पास आता है तो इसमें एक हमारी होती है फोकसिंग कॉइल, जो क्या करते हैं, इसको फोकस कंटिन्यू करती है जो, और यहाँ एक हमारा लगा होता है एक इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है, एक डिफ्लेक्टिंग कॉइल भी यहाँ लगी होती है, सॉरी डिफ्लेक्टिंग कॉइल यहाँ भी हमारी है। ठीक है, हाँ ये फोकसिंग कॉइल लगी हुई है जो क्या करता है, इसको कंटिन्यू फोकस करता है। ठीक है, जब इसको कंटिन्यू फोकस करेगा तो क्या होगा, ये हमारी डिफ्लेक्टिंग कॉइल होती है जो इसको डिफ्लेक्ट करती है वर्क पीस के ऊपर, जिससे क्या होता है, हमारा वर्क पीस क्या कंटिन्यू हीट हो जाता है। फिर से देखो, ये हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है वो वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में क्या होता है कि हमारी कोई भी मेटल को जब हम वेल्डिंग करनी होती है इलेक्ट्रॉन के दौरान, कोई भी बाहर की गैस उसमें रिएक्ट ना करे, इसलिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम का यूज करते हैं। अब देखो फिर से देखो प्रोसेस, हमारा जो एसी सोर्स होगा कनेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन इमिटर, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो कैथोड क्या करेगा, एनोड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अट्रैक्ट कोशिश करता है तो ये फोकसिंग कॉइल के पास आता है। जब ये फोकसिंग कॉइल के पास आता है, इसको फोकस करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। एक हमारा यहाँ फील्ड भी होता है जो हमारी फील्ड जनरेट करता है कि किस इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे कंटिन्यू इमिट होगा। ठीक है, या फिर होता है डिफ्लेक्टिंग कॉइल होता है जिसको डिफ्लेक्ट करता है और कंटिन्यू वर्क पीस पे स्ट्राइक करता है। तो इस तरीके से हमारा वेल्डिंग इसमें होती है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। डिफिकल्टी क्या है, इसमें वैक्यूम हमें क्रिएट करना पड़ता है, वैक्यूम की कॉस्ट भी ज्यादा आ जाती है और क्या हो जाती है, इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है और टाइम हमें ज्यादा लग जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, वेल्डिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मिड हाई स्पीड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना अच्छी वेलोसिटी से आएगा उतना अच्छा क्या होगी, इसमें वेल्डिंग होगी, हाई स्पीड से होगा। हीट इफेक्टेड जोन हमारा क्या होता है, बहुत कम होता है। प्रिसाइज कंट्रोल इज पॉसिबल, और हमें जितना भी कंट्रोलिंग होती है बहुत ही प्रिसाइज हम कर सकते हैं, किसी भी मेटल को बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट हमारी इसकी हाई होती है, वर्क साइज लिमिटेड होता है और स्किल ऑपरेटर की भी जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशन क्या है, फॉर वेल्डिंग रिफ्रैक्टरी एंड क्रिएटिव मेटल का यूज करते हैं। हमारे जो एरियोस्कोप के वर्क होते हैं एरोप्लेन के, उसमें भी हम कहीं इसको यूज करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी लाऊं। ओके,
अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के बारे में। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इसमें क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, जो भी हम ज्वाइंट करते हैं वो जो हमारा दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है वो भी एक हमारी रेडियंट वेल्डिंग का टाइप होता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है पूरा, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी इसमें क्या हम करते हैं, सप्लाई करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है, ये भी हमारा क्या पूरा ट्रांसड्यूसर है। ये हमारा एक एनविल है, ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा लोड है, ठीक है। जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करते हैं तो ट्रांसड्यूसर का वर्क क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है उसको क्या करता है, वाइब्रेशन एनर्जी में चेंज करने लगता है। यानी कहने का मतलब ये कंटिन्यू क्या करता है, अप डाउन करके वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है, जो हमारा ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। जब ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करेगा, इनटू वाइब्रेशन एनर्जी में चेंज कर देता है। तो इसकी जो टिप है कंटिन्यू इसको क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करने लगती है, ठीक है। कंटिन्यू हीट करेगा, स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, कंटिन्यू इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी के कारण हमारा मेटल हीट हो जाता है और हमारी वेल्डिंग इजिली हो जाती है। ओके, ये आपको पॉइंट समझ आएगा। क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, इसमें एक हमारी लोड होती है, एक वर्क पीस होगा, हमारा क्या होगा, एनविल होगा। इसको जिग फिक्सर के कारण हम इसको रखते हैं और हमारा क्या ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल होता है वो हमारे वाइब्रेशन एनर्जी में चेंज हो जाती है और हमारा टिप इसमें कंटिन्यू क्या कर देता है, हीट करता है, जिससे हमारा वर्क पीस हीट होता है और हमारी वेल्डिंग मिल जाती है। ये स्ट्राइक करता है, क्या होता है कि इसमें स्ट्रेस भी हमारे प्रोड्यूस होते हैं और हमारे जो मेटल होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी उसका हो जाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि स्ट्रांग ज्वाइंट प्रोड्यूस होता है, हमारे जो हमारा ज्वाइंट होता है वो स्ट्रांग होता है। स्लैग ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। स्लैग क्यों रिमूव हो जाएगा, कंटिन्यू स्ट्राइक करता रहेगा तो स्लैग लगने के चांस हमारे होते नहीं है। डिसम्बली मेटल या फिर डिफरेंट पॉइंट पे भी हमारा क्या सकते हैं, ज्वाइंट इजिली हो सकती है। डिसएडवांटेज क्या है, ये इतने की थिकनेस तक ही ज्वाइंट कर सकता है कि लाइफ इक्विपमेंट हमारी लेस हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, उसकी फैटिग हो जाएगी, मटेरियल हमारा होगा कंटिन्यू स्ट्राइक करेगा, ये हमारा मटेरियल इसमें कंटिन्यू स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, डिफॉर्मेबिलिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है, फैटिग हो जाएगा मटेरियल हमारा। नॉट मोर यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल भी नहीं होता और हमारा एक्सपेंसिव भी काफी हो जाता है। एप्लीकेशन क्या है कि वेल्डिंग ज्वाइंट इलेक्ट्रिकली एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन किसी भी के द्वारा हमारा हो जाता है। वेल्डिंग ऑफ द एल्यूमिनियम वायर हो गया, सीट हो गया, सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। इसका नाम एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं एज एक्सप्लोसिव प्रोसेस हमारा पूरा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, वन पार्ट को स्ट्राइक करते हैं और अनदर पार्ट एट ए वेरी हाई बट सबसोनिक वेलोसिटी। ओके, जो भी हम मेटल यूज करते हैं एज ए परत उसमें लगाते हैं वो हमारा अमोनियम नाइट्रेट बेस मेटल हमारा हो सकता है, ठीक है, समझ में। वन पार्ट को स्ट्राइक करेंगे अनदर पार्ट पे और वेरी हाई से प्रेशर से और सबसोनिक वेलोसिटी से, ठीक है। कैसे, देखो मैं एग्जांपल थ्रू बताता हूं। देखो ये हमारा क्या एनविल है, ये हमारा क्या होता है, पेरेंट मेटल है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फ्लेयर मेटल है। अभी मैंने स्टार्टिंग से ही बना दिया है, पहले ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इसका एंगल कुछ होता है। ये क्या करता है, जो हमारा एक्सप्लोसिव मेटल होता है वो यहाँ ऐसे होता है। जब एक्सप्लोसिव मेटल हमारा स्टार्ट होता है तो इस वेल्डिंग में क्या होता है, यहाँ हमारा पहले क्या होता है, एक्सप्लोसिव हमारा मटेरियल रहता है, फिर ये क्या करता है, इसको प्रेशराइज करता है और इसको कंटिन्यू हीट करता है। एक एंगल पे हमारा ये मटेरियल हमारा जो होता है हमारा वो लगा होता है, ठीक है। जैसे हमारे जिस मटेरियल को हमें ज्वाइंट करना है एक एंगल पे होगा, वह एंगल हमारा कितना होगा, 1 to 60 डिग्री तक हमारा हो सकता है उसका एंगल, ठीक है, 1 to 10 डिग्री, सॉरी ये हमारा 1 to 10 डिग्री है। तो क्या होता है, जब इसमें स्ट्राइक करता है तो क्या करता है, यहाँ एक तरीके से हीटिंग जनरेट होती है, स्पार्क जनरेट हो जाता है, ठीक है, काफी स्पार्क जनरेट होता है इस एक्सप्लोसिव मटेरियल के कारण। तो ये मटेरियल कंटिन्यू ऐसे ज्वाइंट होता जाता है, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर जो जुड़ता चला जाता है, ठीक है। ये हमारा पेरेंट मेटल होता है, ये हमारा तो फ्लेयर मेटल होता है, जिसमें हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना पड़ता है। एक हमारा बफर भी होता है इसमें, जो हमारा क्या करता है, इस एक्सप्लोसिव मटेरियल को, जो हमारा प्लेट होती है, फ्लेयर प्लेट होती है, उसको क्या करता है, सेव रखता है। जो भी हमारी डिस्टेंस होती है इस एक्सप्लोसिव से इस मटेरियल की, इसको कहते हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। अब देखो कुछ पॉइंट है आपको याद रखने हैं कि प्रेशर कितना होगा, 700 से 7000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा और इसकी एनर्जी होती है वो 150 से 500 मीटर पर सेकंड होगी। इसकी जो वेलोसिटी, सॉरी ये हमारी क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीज रहेगी काफी, तभी तुम्हारा एक्सप्लोसिव मटेरियल काम करेगा। ओके, तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। अब एडवांटेज क्या है, सिंप्लिसिटी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता हमारा। एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस को भी क्या कर सकते हैं, हम ज्वाइंट कर सकते हैं। हीट ट्रीटेड मेटल विदाउट डिफेक्टिंग माइक्रोस्ट्रक्चर, इजिली हमारा ज्वाइंट हो जाता है कोई भी डिफेक्टिव पार्ट के, ठीक है।
वाइड रेंज थिकनेस, कोई भी थिकनेस का ज्यादा भी मटेरियल तो उसके हम कह सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और पोरोसिटी इसमें बहुत हमारी कम पाई जाती है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें नॉइस बहुत ज्यादा होता है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव मटेरियल का हम यूज करते हैं। एक्सप्लोसिव मटेरियल का यूज करेंगे तो हानिकारक भी होगा, और अगर मेटल हमारा बहुत ज्यादा हाई हो गया, इससे ज्यादा भी मेटल को यूज हम ज्वाइंट नहीं कर पाते। एप्लीकेशन क्या है, वेल्डिंग ज्वाइंट के लिए, क्लैडिंग है, मेटल है, डिसम्बलरी मेटल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम एक पॉइंट, छोटा पॉइंट है, हो सकता है आपके 2-3 नंबर में पूछ जाए, FSW, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग। ये भी फ्रिक्शन की तरीके ही यूज होता है, जैसे हमारा फ्रिक्शन वेल्डिंग हमारी यूज करती है उसी तरह। बस इसमें क्या होता है, अगर स्टिर का मतलब कहें तो स्टिर का हमारा क्या मतलब होता है, जैसे भी कि हमारा दही में चीनी मिलाना एक तरीके से स्टिर जनरेट करता है, या फिर हमारा पानी में तुम मिलाते हैं ना, शरबत बनाते हैं, उसमें भी हमारी एक स्टिर प्रोसेस होता है जो हम चीनी मिलाते हैं, उसमें ये हमारा क्या है, एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है, ठीक है। जो भी हमारा वट वेल्डिंग करना होता है तो हम स्टिर का ही यूज करते हैं, फ्रिक्शन स्टिर का। इसमें क्या होता है कि जो हमारा टूल होता है वो कंटिन्यू क्या करता है, रोटेट करता है। ये हमारी प्रॉब होती है, ठीक है, प्रॉब है, शोल्डर है, टूल है। ये बट ज्वाइंट को जिससे ज्वाइंट करना है तो इस तरह से हमारा टूल लगा होता है, वो क्या करता है, कंटिन्यू रोटेट करता है। जब कंटिन्यू रोटेट करता है ना तो फ्रिक्शन जनरेट करता है, और उसमें एक स्ट्रिट प्रोड्यूस हो जाता है, और स्ट्रिट के कारण जो हमारा मटेरियल होता है वो हमारा क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। हमारा मटेरियल है, लैप ज्वाइंट है, उसमें हमने लगाया टूल को, कंटिन्यू क्या क्या वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके कारण हमारी जो वेल्डिंग होती है वही हमारी होती है FSW। एडवांटेज क्या है इसके, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, नो यूज एनी टॉक्सिक गैस का हम यूज नहीं करते, ओनली फ्रैक्शन के कारण हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नो यूज कंज्यूमर इलेक्ट्रोड की कोई जरूरत नहीं पड़ती, एल्यूमिनियम एंड नो फिलर मेटल्स, ठीक है, और स्टेप अप मिलिंग मशीन। और हमारा जो इसका जॉब होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टेप करते हैं, मिलिंग मशीन के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइंट करते हैं, उसको जी गैट फिक्सर के तरीके यूज करते हैं। लिमिटेशन क्या है इसमें, हाँ लिमिटेशन क्या है, एग्जिट होल जनरेट हो जाता है। हमारा ऐसा है, ज्वाइंट है, जब ये कंटिन्यू चलता है ना ऐसे ऐसे, यहाँ प्रोब लगी होती है, जब हम लास्ट का ज्वाइंट हटाते हैं इसको प्रोब को, यहाँ होल जनरेट हो जाता है इस ज्वाइंट पे, क्योंकि क्या कर कंटिन्यू मूव करेगा तो वेलोसिटी जनरेट होगी, इस तरीके से इसमें होल जनरेट हो जाता है। फोर्स रिक्वायर्ड, लार्ज फोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और मोर क्लैंपिंग, और क्लैंपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू मटेरियल हमारा क्या कर रहा है, वो जो प्रोब है वो कंटिन्यू मूव कर रहा है। बात करते हैं कि अंडर वाटर वेल्डिंग। अंडर वाटर वेल्डिंग में दो होती है, एक हमारी वेट वेल्डिंग होती है, हाँ वेट वेल्डिंग के बारे में फिलहाल हम डिस्कस करेंगे। एक हमारी होती है ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम ऐसे ही चलता है, हमारा पावर सप्लाई हम देते हैं, एक हमारा जो पॉजिटिव टर्म है वो हमारा वर्क पीस से कनेक्ट है, निगेटिव क्या है, इस जॉब से कनेक्ट है, ठीक है। जो भी हमारी इलेक्ट्रोड होगा वो हमारा क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। अंडर वाटर वेल्डिंग में इस तरीके से हम जो भी प्रोसेस करते हैं, जैसे क्या है, इस मेटल को हमें सपोज दैट ज्वाइंट करना है, हाँ एक चीज, इसमें जो भी हमारा मेटल यूज होता है, इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, वो इंसुलेटेड होता है, क्योंकि अंडर वाटर है, अगर इंसुलेटेड नहीं होगा तो क्या करेगा, रिएक्ट हमारा इजिली कर जाएगा, और सारी प्रोसेस हमारी जस्ट हम वेल्डिंग की करते हैं उसी तरीके से हमारा इसमें भी यूज होता है। अब इससे एक हमारा होता है हाइपरबैरिक वेल्डिंग, जैसे हम कहते हैं ड्राई वेल्डिंग। ये भी हमारा क्या होता है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड बना होता है, सेम प्रोसेस होता है, फिलर रॉड होती है, और इसमें सील्डिंग गैस का भी यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक हमारी होती है हैबिटेट सील्ड होती है, जिसमें क्या करते हैं, ऐसे उधर इस ज्वाइंट को करना है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, एक हैबिटेट लगा देते हैं, उस मटेरियल को ढक देते हैं जहां हमें वेल्डिंग करनी पड़ती है। और वेल्डिंग के अंदर क्या करेंगे, हीलियम गैस हो गई, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट गैसें हैं उसको भी हम कह सकते हैं, ऑक्सीजन हो गई, हीलियम हो गई, स्लाइटली उसके अंदर डालते हैं, ताकि जो हमारी वेल्डिंग करने वाला बंदा है उसके कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और एक तरीके से एक तरफ की क्या ये निकलती रहती है। हैबिटेट का यूज करते हैं उस पॉइंट पे जहां वेल्डिंग करनी होती है, उसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू कवर कर देते हैं। सपोज पाइप में वेल्डिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, उसको हैबिटेटर के द्वारा क्या करते हैं, कवर कर देंगे, तब उसके बाद इसको हम वेल्डिंग करते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं ड्राई वेल्डिंग। अब आता है कि नैरो गैप वेल्डिंग। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि जो भी हमारी छोटी जगह होगी, पतली जगह होगी, थिक वेल्डिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, नैरो गैप वेल्डिंग का ही यूज करते हैं। इकोनॉमिकली भी होती है, इसका जो रेंज होता है 2 डिग्री टू 20 रेंज हमारा हो सकता है। रिक्वायर्ड लेस वेल्डिंग, ठीक है, बहुत थोड़ी थोड़ी वेल्डिंग करते हैं क्योंकि जगह भी हमारी इतनी ज्यादा नहीं होती। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, हर जगह इसको हम क्या सकते हैं, नैरो आर्क गैस वेल्डिंग का ही यूज करते हैं, ठीक है। रिक्वायर स्पेशल रिक्वायरमेंट, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो हमारी रूट ऑफ द प्रिपरेशन होती है, जब हमारे वेल्डिंग करनी है ऐसे ऐसे, यहाँ वेल्डिंग करनी है तो थोड़ा टिपिकल होता है नैरो वेल्डिंग, ठीक है। बट
बेटर इकोनॉमी होती है, लो एंगुलर डिस्टॉर्शन होता है, लेस टाइम कंज्यूमशन होता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्किल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है और डिफिकल्ट टू रिमूव एनी डिफेक्ट। और जो भी हमारे डिफेक्ट हो जाते हैं, सपोज कोई डिफेक्ट हो गया इंटरनल, उसको रिमूव करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है। अब आता है MIAB। MIAB के दोस्तों हमारे सिलेबस में कोई फिगर नहीं दिया, फिर मैं बताने की कोशिश करता हूं जैसा कि थ्योरी में लिखा हुआ है। इसे कहते हैं मैग्नेटिकली इम्पेल्ड आर्क बट वेल्डिंग। और ये हमारा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे सपोजेट हमें इसमें पाइप है, ये पाइप है यहां से अभी टूटा हुआ है, इसमें क्या करना है, इसके अंदर हमने एक और पाइप ऐसे लगा हुआ है, इसके अंदर क्या करना है, सॉरी एक ऐसे बनाता हूं ऐसे ताकि आपको समझ में, इसके ऐसे, ठीक है, ऐसे वेल्डिंग करनी है। अब इस पोर्शन में वेल्डिंग करनी है हमें, ठीक है। जब इस पोर्शन में वेल्डिंग करनी है, उसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होता है, इस चारों को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगी कंटिन्यू, तो क्या होता है, ये मटेरियल कंटिन्यू हीट होने लगता है और इसमें आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ये चारों तरफ, मतलब इस एलिमेंट को क्या करता है, चारों तरफ कंटिन्यू गर्म कर देता है, ठीक है। आर्क अराउंड ट्यूब आर रोटेटेड, और जो आर्क होती है वो कंटिन्यू उस मेटल पे, उस इंटरनल मेटल पे, सपोज ये हमारा होल है, इसमें अंदर वेल्डिंग करनी है, तो कंटिन्यू क्या करता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है ना। आर्क रोटेट, ट्यूब आर रोटेटेड। जो आर्क है कंटिन्यू रोटेट कर देगी ट्यूब के अंदर, और जिससे क्या होगा, हीटिंग हमारी जनरेट होती है और हमारा मेटल क्या हो जाता है, इजिली जुड़ जाता है, ठीक है। एक हमारी ऑटोमेटेड कंडीशन हमारी होती है, वो भी किसके, मैग्नेटिकली के कारण होती है, जो हमारी आर्क प्रोड्यूस होती है। डिसम्बली मेटल आल्सो भी हम ज्वाइन कर लगते हैं। लेस मेटल हमारा इसमें लॉस होता है। यूनिफॉर्मली हीटिंग होती है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली हीटिंग नहीं होगी, हमें पता लगा यहाँ पूरे में जोड़ना है, यहाँ हीटिंग ज्यादा हो गई, यहाँ कम हो गई, ज्वाइंट हमारा इजिली नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें नॉइस बहुत प्रोड्यूस होती है। जो भी हम इंटरनल वेल्डिंग करते हैं उसमें नॉइस भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में है, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।